सिर्फ एक नाम रखा जाएगा, ITEP। जो लोग बीएड कर चुके हैं या जो लोग बीएड कर भी रहे हैं, तो इन कोर्सेज को लेकर के क्या उनको परेशान होने की आवश्यकता है? नयापन है, उसे दिखाता है कि हम अभी तक अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार ही नहीं कर पाए। आगे आने वाला समय होगा, ये इतनी सारी बातें ना होकर एक बात होगी। लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई ऑप्शन नहीं मिला तो अध्यापक बन जाते हैं। 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कि आप 12th के बाद चुन रहे हो तो डिप्लोमा खत्म हो जाएगा। ये बहुत आसान भाषा में ये बात समझ में आ जाती है कि ITEP जो है वो एक वैकल्पिक व्यवस्था एक तरह से दी जा रही है, जो आगे जाकर के एक अनिवार्य व्यवस्था बन जाएगी। अब जो नई मान्यता लेने कोई जाएगा वो 4 साल की लेने जाएगा। जैसे अब तक बीएड होता है या जो भी डिग्रीज होती है उनको NCT करता है। जी नमस्ते, मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आज अड्डा 24/7 के इस YouTube मंच पर। एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों के लिए मैं और मेरे साथ आयुष सर हैं, हम लोग लेकर के आए हैं। आप लोगों ने देखा है कि शिक्षक बनने को लेकर के अभी तक की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आप लोग ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद फिर आप लोग बीएड करते हैं, या कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी बीएड करते हैं, फिर प्राइमरी से के बाद आप लोग जो है वो टीजीटी के बाद पीजीटी, जो भी आप लोगों की योग्यता और जो भी आप लोगों का स्तर होता है उसके आधार पर आप अध्यापक बनने के लिए अपनी अपनी योग्यता और अपने लक्ष्यों के आधार पर प्रयास करते हैं। पर शिक्षक बनने की इस व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, और उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद से शिक्षकों को लेकर के एक नई गाइडलाइन जारी हुई थी, एक नई आवश्यकता को महसूस किया जा रहा था। एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो बच्चे की हर आधारभूत आवश्यकता को समझता हो और उसे 21वीं सदी से जोड़ते हुए जो एक विकसित भारत और नए भारत के निर्माण की बात कही जाती है, उस नए भारत का नागरिक बनाने में समर्थ हो। तो ऐसे समय पर शिक्षक को लेकर के उसकी स्किल डेवलप करने को लेकर के भी या उसकी योग्यताओं में ऐसे बड़े बदलाव करते हुए भी कुछ नए मानदंड और नए पैमाने तैयार किए गए। उन नए मानदंड और नए पैमानों के आधार पर एक कोर्स लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ITEP। आज के सेशन का हमारा यही पूरा का पूरा विषय रहेगा। ये ITEP क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, और जिन लोगों ने अभी तक शिक्षक बनने के लिए DLED किया है, BEd किया है, BTC किया है, या और भी जो इस तरह के प्रोफेशनल कुछ कोर्सेज हैं उनको करने के बाद शिक्षक बनने की तरफ आगे बढ़ रहे थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि इस ITEP जो कोर्स है इसकी आवश्यकता क्या थी, क्यों ये कोर्स लाना पड़ा है, और आगे भविष्य क्या दिखाई दे रहा है शिक्षकों को लेकर के। इन कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। और एक बात और भी है, ये जो ITEP है इसको कौन गवर्न करेगा, इसके लिए कौन बॉडी होगी, इसके बाद विश्वविद्यालयों में ये कैसे ये कोर्स देखा जाएगा, इसको कैसे लॉन्च किया जाएगा या लॉन्च किया जा चुका है, क्या समस्याएं विद्यार्थियों के सामने आएंगी। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रश्न हैं। विद्यार्थियों की तरफ से सारे प्रश्नों को बीच में रखते हुए एक बहुत अच्छी चर्चा आप लोगों के सामने, और वो भी आसान भाषा में। मेरे साथ अगर आयुष सर हैं तो मुझे आसान भाषा कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है इतनी आसानी से गहरे नियमों को बताने वाले आयुष सर हमारे बीच में हैं। तो आयुष सर, एक बहुत अच्छा सेशन और बड़े उत्साह के साथ मुझे इतना रोमांच हो रहा है इस सेशन को करते हुए। मैं जैसे YouTube पर देख रहा हूँ ITEP को लेकर के, जैसे ही ये शब्द मार्केट में आया है बच्चों के सामने, या जो अध्यापक बनना चाह रहे हैं, भावी शिक्षक जो हैं, उनके सामने शब्द आया है, तो एक बड़ा असमंजस का माहौल मुझे दिखाई देता है। वीडियोस के नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं तो बच्चों ने इतने सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। तो मैं बच्चों की तरफ से आपसे पहला प्रश्न यही पूछता हूँ कि ये ITEP क्या है सर? बहुत आसान भाषा में, पहले जो BA BEd BSc BEd 4 साल के इंटीग्रेटेड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते थे, उसे NCTE ने, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो है, उसने उसका नाम बदल दिया है और कह दिया है कि जो पहले हम 4 साल के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स चला रहे थे उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था, अब उसे बदल के सिर्फ एक नाम रखा जाएगा, ITEP। यानी कि जो पहले नाम थे अब उससे हमने बदल के उसे नया नाम दे दिया है ITEP।
और उसकी कट ऑफ डेट भी उन्होंने डाल दी है कि 2024-25 का जो एकेडमिक सेशन है, यानी जो इस साल बीए, बीएड, बीएससी, बीएड में एडमिशन ले लें वो ले लें, इसके बाद 4 साल का अगर आपको ये प्रोग्राम करना है तो वो ITEP के थ्रू ही आप कर सकते हो। तो सर ये जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, क्या शिक्षक बनने के लिए केवल यही अब अनिवार्य हो जाएगा? जो लोग बीएड कर चुके हैं या जो लोग बीएड कर भी रहे हैं, तो इन कोर्सेज को लेकर के क्या उनको परेशान होने की आवश्यकता है? किसी को कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी अगर मतलब जैसे कोई भी हमारी कोई जॉब नोटिफिकेशन आता है, उसमें हम देखते हैं कि कुछ बातें लिखी होती हैं और उसके नीचे या शब्द होता है, फिर एक बात लिखी होती है, फिर या शब्द होता है, फिर एक बात लिखी होती है। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की जो नयापन है उसे दिखाता है कि हम अभी तक अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार ही नहीं कर पाए हैं और हर 5-10 साल बाद हम चीज़ों को बदलते हैं, जिसकी वजह से एक या और जुड़ जाता है। तो सर ये वो या जुड़ रहा है, पहले वाला जो एलिजिबिलिटी थी वो रहेगी, उसके साथ साथ एक और नई एक और या जुड़ गया है। बदलाव कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन ये जो बहुत सारे या हैं इन्हें 2030 तक खत्म करने की तैयारी है। तो जो आगे आने वाला समय होगा, ये इतनी सारी बातें ना होकर एक बात होगी, अलग अलग चीजें नहीं होंगी। अगर अध्यापक बनना है तो आपकी एलिजिबिलिटी में सिर्फ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और वो मतलब इसे मिनिमम डाल देंगे और बाकी चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म किया जाएगा। जैसे पहले क्या होता था कि 1 साल का भी जो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है वो होता था, 2 साल का भी होता था, ग्रेजुएशन के साथ में भी हो जाता, तो बहुत सारी चीज़ें थी, अलग अलग नियम थे। पहले 45% के बाद भी एलिजिबिलिटी दे देते थे। उसका भी एक आपने कई बार नियम देखा होगा, कई जगह लिखा होता है ग्रेजुएशन में 50% प्लस बीएड, नीचे लिखा होता है 45% प्लस बीएड। तो एक टाइम पे सर बीएड में 45% पे एडमिशन होते थे, तो उन लोगों ने जिसने उस समय पे किया उन्हें वो एलिजिबिलिटी दी जाती है। तो वैसे ही आगे भी चल के जो पुराने नियम हैं वो रहेंगे मेरे हिसाब से, और उनमें बस सुधार किया जा रहा है। सुधार का ये पहला स्टेप है कि जो बीए, बीएड, बीएससी, बीएड या इस तरीके से अलग अलग नामों से चीज़ें जानी जा रही थी, उन्हें एक नाम दे दिया फिलहाल के लिए ITEP। सर एक और प्रश्न मेरा है, हालांकि कुछ विद्यार्थियों को हो सकता है ये प्रश्न थोड़ा सा अजीब लगे। मैं जैसे देखता हूँ, हम लोग तैयारी कराते हैं जो अध्यापक बनते हैं उनके लिए, और समाज में ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति बीटेक कर रहा है या जो बीएससी कर रहा है, वो अपने लिए 2 ऑप्शन लेकर के चलता है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। वो सोचता है कि जैसे किसी ने केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है और वो सोचता है कि मैं कहीं लैब टेस्टिंग में चला जाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ एक वो सेकंड ऑप्शन सोचता था कि बीएससी के बाद जो है मैं बीएड भी कर लेता हूँ। उसने उतना डेडिकेशन से अध्यापक बनने का नहीं सोचा था, पर एक ऑप्शन के रूप में जो है उसने ये विषय चुन लिया था कि मैं बीएड कर लेता हूँ, उधर नहीं तो इधर सही। ये वाली मानसिकता के साथ भी जो है वो विद्यार्थी आगे बढ़ रहा था। या ज़्यादातर जो ऐसा समाज में देखा जा रहा है, बहुत डेडिकेशन के साथ अध्यापक बनने वाले जो लोग थे वो बहुत कम है, या फिर वो आधे लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई ऑप्शन नहीं मिला तो अध्यापक बन जाते हैं। तो क्या ये ऑप्शन सर खत्म हो जाएगा? नहीं, ये ऑप्शन है सर, आगे भी रहेगा, अभी कुछ वर्षों तक रहेगा। जहाँ तक इसकी अभी की मैं बात करूँ तो NEP 2020 में कहा गया एजुकेशन पॉलिसी में कि 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कि आप 12th के बाद चुन रहे हो तो डिप्लोमा ख़त्म हो जाएगा। कि जो DLED होती थी ना, PTC होती थी, BSTC होती थी, वो ख़त्म हो जाएगा। 12th के बाद आप डिप्लोमा लेके टीचर नहीं बन पाओगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जाएगी कि आपके पास ग्रेजुएशन तो होनी ही होनी चाहिए एक टीचर बनने के लिए। कई जगह पे ये अभी भी था, कई जगह पे जैसे दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो आपको मतलब आपने 12th प्लस DLED और आपकी जॉब लग जाएगी। तो वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, उसमें थोड़ा सुधार आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा 4 साल, 2 साल और 1 साल, 1 साल वाला भी शुरू किया जाएगा। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, ये भी कोई ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हो ही गई है, इसे ट्राई करके देख रहे हैं। अच्छे इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्राई किया जा रहा है, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, DU है, पंजाब यूनिवर्सिटीज़ है। इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ तो IIT है, NIT है, और तो उन सब के साथ ये पायलट प्रोजेक्ट रन किया जा रहा है। उसके क्या प्रभाव होते हैं उसके आधार पर फिर इसे उसी हिसाब से पूरे देश में फैलाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए से आप ये समझिए
कि 12th के बाद कोई टीचर बनना चाहता है, सोच लिया कि टीचर बनना है तो ये चुनेगा। ग्रेजुएशन के बाद मन करता है टीचर बनना है तो 2 साल वाला प्रोग्राम चुनेगा। उसका आगे चल के भविष्य में क्या नाम कर देंगे नहीं पता, लेकिन आज जो के अभी टाइम B.Ed पे है। वो बीएड है। B.Ed है। कोई अपनी मास्टर्स के बाद चाहता है मुझे टीचर बनना है तो 1 साल वाला प्रोग्राम होगा। ये 3 चीजें हो जाएंगी। अभी के लिए 4 साल वाला ऑप्शन है, 2 साल वाला, 1 साल वाला नहीं है। सर आपने एक शब्द का प्रयोग किया, वैसे बहुत आसान भाषा में ये बात समझ में आ जाती है कि ITEP जो है वो एक वैकल्पिक व्यवस्था एक तरह से दी जा रही है जो आगे जाकर के एक अनिवार्य व्यवस्था बन जाएगी। आपने एक पायलट प्रोजेक्ट के शब्द का प्रयोग किया है, ये पायलट प्रोजेक्ट से क्या मतलब है सर? सर पायलट प्रोजेक्ट होता है जब भी कोई नई चीज लाई जाती है तो एकदम से ना लाके कहीं उसके कुछ मतलब ऐसा ना हो कि गलत परिणाम या कुछ ऐसी चीजें जो हम हैंडल ही ना कर पाए वो हो जाएं, तो उसके लिए पहले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चला के देखते हैं। उससे क्या होता है, रिफाइन हो जाता है सिस्टम कि हमारा एंट्रेंस एग्जाम कैसा होगा। जैसे अभी फिलहाल एंट्रेंस एग्जाम में 3 सब्जेक्ट चुनने को कह रहे हैं, हो सकता है समय में थोड़ा मतलब आगे चल के 2 कर लें, 3 के 4 कर दें। अभी जनरल पेपर है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, लेकिन जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों डाला है मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। जो बच्चे ने 12th वाला बच्चा तो उसको पढ़ के भी नहीं आया है। वो तो उसने वो चीज पढ़ी भी नहीं, उसकी वो थिंकिंग डेवलप नहीं हुई है, तो वो चीज चेक करना एंट्रेंस में वो कहाँ तक सही है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि तो ये पायलट प्रोजेक्ट में ये सारी चीजें, ये तो एक पार्ट हो गया सर एंट्रेंस एग्जाम। इसके बाद अगर आप देखोगे जब बच्चा अपने मार्क्स को लेके यूनिवर्सिटी के पास जाएगा, ये ITEP में एडमिशन के लिए NCET देना होगा, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो वो आप एग्जाम में जो आपका रिजल्ट आएगा, जब उस रिजल्ट को लेके यूनिवर्सिटी के पास जाओगे तब क्या क्या समस्याएं आएंगी, उनमें कैसे उन्हें ठीक किया जाता है, क्या क्या सिस्टम के लूप होल हैं, वो धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। इसीलिए ये तो पहला कोई साल नहीं है इसका, 2023 में भी हुआ है। हाँ ये दूसरा साल हाँ ये दूसरा साल है और नंबर ऑफ सीट्स दूसरा साल तो ये अब है, इससे पहले ये तो चल ही रहा है। हाँ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम तो चल ही रहा है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम काफ़ी समय से चल रहा है। और अब आगे चल के जो मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि NCTE जो इसकी मान्यता देता है मतलब इंस्टीट्यूशंस को कि आप करवा सकते हो, तो उसने 4 साल के जो B.Ed है उनकी तो मान्यता देनी बंद कर दी है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन जो आता है सर, जिस वजह से आपका सवाल बना होगा कि 2 साल की B.Ed का क्या होगा। NCTE की गाइडलाइन में कहीं ऐसा ना कुछ लिखा हुआ, ना कोई ऐसे कोई डायरेक्शन इस दिशा में, लेकिन जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है जो B.Ed स्पेशल एजुकेशन में करवाता है, यानी कि जो स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो B.Ed होती है उससे 2 साल का अब बंद कर रहे हैं, उसकी भी मान्यता देना बंद कर रहे हैं कि नए इंस्टीट्यूशंस को मान्यता नहीं देंगे। जो पुराने इंस्टीट्यूट्स कराते आ रहे हैं वो करा सकते हैं, और अब जो नई मान्यता लेने कोई जाएगा वो 4 साल की लेने जाएगा कि 4 साल इंटीग्रेटेड वाले की मान्यता दे रहे हैं, वो 2 साल बंद कर रहे हैं। सर मैं चाहता हूँ, क्योंकि जो 12th किया हुआ बच्चा है वो भी हमें देख रहा होगा, कुछ शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, NCTE प्रयोग किया जा रहा है, और चलो ITEP तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, थोड़ा सा शब्दावली पर भी बच्चों से बात करते हैं कि ये जो NCTE है ये क्या है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल क्या है, एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या क्या और संस्थाएं हैं जो टीचिंग एग्ज़ाम्स अब तक कराती रही हैं और जो विद्यार्थियों को जिनको जानने की आवश्यकता है? सर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जो मतलब सबसे बड़ी संस्था है इसमें, वो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यानी कि काउंसिल है जो शिक्षकों की पढ़ाई को लेकर बनाई गई है कि शिक्षकों को कैसे तैयार किया जाए, उनकी क्या ट्रेनिंग, नियम क्या होंगे। हाँ, तो वो NCTE है। जो भी गाइडलाइन फॉलो होती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट भी कोई कल को कोई वैकेंसी निकालती है या कोई टीचर रिक्रूट करती है तो उसे NCTE की गाइडलाइन के हिसाब से टीचर्स को हायर करना होगा। पॉइंट नंबर 2 कि RCI क्या, अब मैंने इस वर्ड का यूज किया तो RCI उसकी एक सब ब्रांच है और एक अपने आप में बड़ी ब्रांच भी है, क्योंकि वो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो जो स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट है उनके रिहेबिलिटेशन पे काम करती है कि उन्हें कैसे हम लोग आगे ला सकते हैं और जो नॉर्मल एक स्टूडेंट है उसके साथ लाकर खड़ा कर सकते हैं, तो वो उस पर टोटल काम कर रहे हैं। तो वो NCTE की मदद से लेकर उसका एक छोटा सा पोर्शन है, टीचर्स भी तो चाहिए उन्हें स्पेशल स्टूडेंट्स की नीड के लिए। मान लिया कोई उदाहरण के तौर पर कोई बच्चा ब्लाइंड है, उसे कैसे पढ़ाया जाए,
तो एनसीटी की गाइडलाइन को समझते हुए वो टीचर्स तैयार करते हैं अपने ब्लाइंड स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बहुत सारे काम हैं। इंस्टीट्यूट्स बनाना भी है उन बच्चों के लिए जो पढ़ सकें, मान्यता देना भी है ऐसे स्कूलों को जो जहाँ ऐसे इंस्टीट्यूट्स बन सके कि नॉर्मल बच्चे से अलग जो बच्चों की नीड्स है वो वाले बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। हियरिंग या वो इम्पेयरमेंट स्कूल कैसे होंगे, उनमें स्कूल सीटिंग कैसे होंगे, अरेंजमेंट मतलब पढ़ाया कैपेसिटी कैसे क्या जाएगा, होगा। क्या उनका टीएलएम होंगे, कैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करेंगे, उन्हें समझ आ जाए। तो वो आरसीआई उस पे काम कर रहा है। तो आरसीआई का फिलहाल ये कहना है, और ये मुझे लगता है कि बीएड 2 साल वालों को डरने की जरूरत नहीं है। शायद कोई या तो कोई इंटरनल बात है जो वो लोग समझ के वो तो बंदी कर दे रहे हैं, या फिर कोई कंफ्यूजन है कि आरसीआई ने तो कह दिया कि हम तो 2 साल वाला प्रोग्राम अब कराएंगे ही नहीं, हम तो 4 साल वाला कराएंगे। लेकिन प्रोग्राम कराएंगे से ज़्यादा बेटर वर्ड है यहाँ पे, इंस्टीट्यूट्स को, नए इंस्टीट्यूट्स जो कराते हैं उन्हें मान्यता देंगे। पुरानी सीटें जितनी हैं वो तो है ही, नई सीटें नहीं आ रही हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन की अब कोई। तो सर आपने ये तो बताया ही है कि एनसीटी का रोल क्या है, आईटीईपी पर हम लोग अभी बहुत सारी एक समझ बन गई होगी कि एक इंटीग्रेटेड टीचर प्रोग्राम जो है वो अलग से चलाया जा रहा है। इसके लिए जैसे अब तक बीएड होता है या जो भी डिग्रीज होती हैं उनको एनसीटी करता है, तो आईटीईपी को भी अब ये एनसीटी ही रूल गवर्न कर रहा है। एनसीटी के कहीं भी अंतर्गत ही शिक्षकों से संबंधित ट्रेनिंग होगी तो एनसीटी की दिशा निर्देशों के आधार पर ही होगी। तो ये एनसीटी के ही दिशा निर्देश हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। सर इस क्वेश्चन को कंक्लूड करते हुए बस इसमें से एक फाइनल आपसे आंसर ये चाहूँगा कि जो फिर बच्चे का प्रश्न है कि अब मुझे डरने की ज़रूरत है या नहीं है, मैंने बीएड किया है तो क्या मुझे फिर से ये आईटीईपी करना होगा या नहीं? देखो इसमें क्या है कि आपने बीएड किया है तो आप एलिजिबल हैं हमारे देश में जो 6 to 10th, मतलब बेसिकली वैसे अगर देखा जाए सर बीएड वाला, अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया है तो आप एलिजिबल हैं 9-10th के लिए। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड किया है तो आप 11-12th के लिए एलिजिबल हैं। कहीं पर वैकेंसी 6 to 10th इकट्ठे ही आ रही है, 9-10th उसी में ऐड कर लिया जा रहा है, तो भी आप एलिजिबल हो गए। तो बात है एलिजिबिलिटी की, आप पढ़ाना किसे चाहते हो। अगर आप इसी एज ग्रुप को पढ़ाना चाहते थे, आपकी बीएड हो गई, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं प्राइमरी को पढ़ा सकूं, मैं जो हमारी फाउंडेशन स्टेज है उसे पढ़ा सकूं, मतलब जो 5 है 5-3-3-4 के स्ट्रक्चर में जो हमारे स्कूलों का ढांचा बदल चुका है, शायद बच्चों को नहीं पता होगा, जो पहले से पढ़ते आ रहे हो तो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब से शुरू करते हुए 5 साल का एक हिस्सा हो गया, फर्स्ट ईयर से 5th ईयर तक, फिर 3 साल का, 3 साल का, फिर 4 साल का, यानी 9, 10th, 11th, 12th, वो आखिरी हमारे जो है 4 साल हो गए। सेकंड क्लास तक जो है एक प्री स्टेज हुई है 5 ईयर, उसके बाद 3+ जो है वो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास हो गई है, फिर 6, 7th, 8th से वही है, और फिर 9, 10th, 11th, 12th। तो अगर आप इसमें 5th क्लास तक पढ़ाना चाहते हैं, यानी कि 5 और 3 वाले में एंटर करना चाहते हैं, लास्ट के 7 साल के लिए, तो आपके पास एलिजिबिलिटी है ही। मैंने बताया कि आप 9, 10th, 11th, 12th को कैटर कर सकते हैं, बस ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप चाहते हो शुरुआत के जो साल है हमारे, कि बच्चे के शुरुआत के 5 और 3 में आपको पढ़ाना है, तब आपको करना पड़ेगा। और तब भी आपके पास बहुत सारी चॉइस है, ज़रूरी नहीं आप बीएड ये करो, बीएड नर्सरी की आपके पास चॉइस है, आपके पास चॉइस है जो हमारे एनटीटी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वो चॉइस है, आपके पास चॉइस है डीएलएड की, क्योंकि ये रास्ता उन लोगों के लिए नहीं है जो पहले से ग्रेजुएट हैं। ये रास्ता आईटीईपी का जो रास्ता है ये उन लोगों के लिए है जो आज 12th पास हैं, वो लोग इसे चुने। या फिर एक कैटेगरी में बना देता हूँ, सब कैटेगरी की, ये भी चुन सकते हैं वो लोग जिनकी एज बहुत कम है, कि जैसे 20-21 साल है, एक ग्रेजुएशन की डिग्री है और बीएड करना चाहते हैं, वो बीएड के बजाय इसे कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब भविष्य के ऑप्शन जो है वो ज़्यादा, इसमें ज़्यादा ऑप्शंस हो जाएंगे और ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, और स्किल भी डेवलप हो जाएंगे। सर स्किल, मैं इसका बेसिक सा एग्जांपल बता देता हूँ। बच्चा सोचता है सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के उससे, मैं इसे देखूंगा कि आप इसे देखिए अपने स्किल सेट के तौर पे। आप
आपका मान लिया एक इंस्टीट्यूशन है, आप आईआईटी से आईटीईपी किए हुए स्टूडेंट को हायर करेंगे या किसी अननोन इंस्टीट्यूट से बीएड किए हुए स्टूडेंट को हायर करेंगे? सीधी सी बात है, जो बहुत अच्छी सर institute अगर है। जो छात्र बीएससी बीएड यानी जिसने अपनी आईटीईपी में बीएससी की भी डिग्री ले ली और मैथ्स पढ़ाने की भी डिग्री ले ली आईआईटी से, उसकी सर उसका लेवल ही अलग होगा, उसका जो मतलब जो उसकी मतलब मार्केट में जाके जो उसकी इमेज बनेगी वो उन सब से बहुत बेहतर होगी जो नॉर्मल बीएड करके गए। उसका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल का पे होगा कि वो सारी कुछ नया चीजें- करके सारी दिखा चीजें। पाएगा। सेकंड स्टेज इसकी अगर मैं अभी से आपको फ्यूचरिस्टिक होके बताऊं कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बहुत बड़े स्कूल्स हैं, नाम तो अब किसी का नहीं लेना जहाँ चाहेंगे, सैलरी गवर्नमेंट सैलरी की 4 गुना भी होती है, जहाँ 4 गुना सैलरी होती है, वहाँ ये बताकर बच्चों के एडमिशन लिए जाएंगे कि हमारे यहाँ पर आईटीईपी टीचर्स हैं, आईआईटी वाले। आईआईटी वाले, कि हमारे यहाँ आईआईटीएंस पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि, और एक चीज़ और है सर, इसमें क्या हो रहा है कि जो मैं पहले बताना वाला था, फिर मैंने कहा था एक पॉइंट और भी है, आपको डायरेक्ट शायद आईआईटी में एडमिशन ना मिले, आपको डायरेक्ट हो सकता है डीयू में एडमिशन ना मिले ग्रेजुएशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये सीट्स तो अलग हैं, इसमें आपको बहुत आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि एक सीट पे लास्ट ईयर जो रेशियो था वो 2.5 गुना था, कि एक सीट पे 2.5 बच्चे अप्लाई कर रहे थे। और अगर मैं बात करूँ आईआईटी में एडमिशन के लिए, एक सीट पे 500-600 बच्चों तक अप्लाई कर देते हैं। जो रैंक जो है वो अंडर 500 या बल्कि अंडर 100 है, और नेशनल लेवल पर तो अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन होता है। तो आप बीएससी बीएड के थ्रू आईआईटी में घुस जाइए, आपके पास आईआईटी की ग्रेजुएशन डिग्री भी होगी, आपके पास आईआईटी की बीएड की डिग्री भी होगी, जो कि 4 साल बाद अपने आप में मायने रखेगी। सो इस जैसे डिग्री पे हमने बहुत सारी बात की है, मेरा एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, बहुत सारे बच्चे शायद अभी नहीं सोच पाए होंगे पर आगे इस क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ये केवल टीचर बनाना ही इसका उद्देश्य है? ठीक है, टीचर बनाना एक उद्देश्य है, पर जो बच्चा बीएससी कर रहा है, बीएससी करने के बाद जैसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिसने केमिस्ट्री को एक विषय के रूप में चुना है बीएससी में, वो कहीं लैब टेस्टिंग के लिए भी किसी प्राइवेट कंपनी में जा सकता है। तो ये जो आईटीईपी 4 साल का टीचर बनने के लिए वो आया था, पर उसने उसके पास बीएससी में ये वाले सब्जेक्ट भी हैं, तो क्या और वाले वो ऑप्शन खुले रहेंगे या नहीं? बिल्कुल सर, ये ड्यूअल डिग्री आपको दे रहा है 4 साल में। यही इसकी खूबसूरती है। हाँ, जो आपने शुरू में कहा भी, तो और मैंने कहा भी कि आप आईआईटी में जाओगे तो ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल जाएगी, बीएड की डिग्री भी मिल जाएगी, प्लस मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स हैं आपके पास। आप 1 साल के बाद बाहर निकल सकते हैं, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद बाहर निकलेंगे तो आपके पास आपकी ग्रेजुएशन डिग्री तो आ ही गई। मान लिया आप सर बीएससी बीएड कर रहे थे, आईटीईपी में आपने बीएससी को चुना हुआ था, तो 3 साल बाद आपको आपकी उस बीएससी के बेसिस पे कहीं जॉब लग जाती है, और आप कहीं पर, मैं मान लेता हूँ लैब वाली आपकी जॉब की इच्छा पूरी हो गई, तो आप तीसरे साल में ड्रॉप करके अपनी जॉब पे जा सकते हैं, आपको आपकी डिग्री दी जाएगी। तो मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स, एग्जिट करने का ऑप्शन भी है। हाँ। और पूरा कर लेते तो फिर दोनों हाथ में लड्डू हैं, टीचर बनने का ऑप्शन भी है। हाँ, बस इसमें ये है तो कि मुझे टीचर बहुत लगता है बेहतर सर, बनेंगे। इसको लेकर के जो घबराहट है, वो घबराहट की जगह ये तो बहुत खुश होने वाली बात हो गई है कि दोनों हाथ में लड्डू वाला ऑप्शन आ गया है कि सर ये आने वाले समय के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि देखो बच्चे का क्या हो रहा है आज के टाइम पे, कि हर स्टूडेंट, मतलब एक दौर ऐसा आ गया था, ये छात्र मानेंगे भी, कि वो लोग बीएड की तरफ जा रहे थे जिन्हें ये लग रहा था कि अब मेरे पास कैरियर में चॉइस नहीं है, निराश होकर के इनके बस का कुछ नहीं तो चलो ये करवा देते। घर वाले भी जो है, घर वाले भी सर, कि उनकी बहू देखो ऐसे ही टीचर लग गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, तो वो दौर जा चुके हैं। वो जो एक बल्क में वैकेंसी आई थी, वो शिक्षा व्यवस्था खराब होने के कारण आती है। कहीं भी किसी भी राज्य में जो आप एकदम से वैकेंसी देखते हो, वो देखते हो कि वो शिक्षा व्यवस्था खराब थी। लेकिन अगर धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होंगी तो सरकारी टीचरों की नियमित भर्तियाँ आएंगी। एक बड़ा नंबर नहीं आएगा लेकिन नियमित होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में हर साल भर्ती ना निकाल के, मतलब एकदम से भर्ती ना निकाल के, हर साल मेरे हिसाब से 15-20 हज़ार का रेशियो रखें, बहुत बढ़िया नंबर साल में 2 साल में जो है। तो उससे क्या होगा कि शिक्षा व्यवस्था में लोगों को पता रहेगा इतनी जॉब्स आती हैं और इतने लोगों को मौका मिल सकता है, तो उतने ही लोग फिर बीएड की तरफ जाएंगे या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे होंगे। दूसरा पॉइंट कि अब क्योंकि अगर हम ऐसे व्यवस्था को सुधार लेंगे
तो जो लोग जिज्ञासा से अध्यापक बनना चाहते हैं वो इसमें घुसेंगे और वो इस चीज़ को समझेंगे कि गवर्नमेंट टीचर की जो सैलरी है, अगर आप पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही घुस रहे हैं, तो जो एक गवर्नमेंट टीचर कमा रहा है, अगर आप अच्छा कर लेते हैं अपने आप में, तो फिर सर कमाने की जो संभावना है वो बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। हमारे देश में स्टूडेंट्स की कमी नहीं है, इंस्टीट्यूशंस की कमी नहीं है। आप कुछ बच्चे इसमें ये भी कहेंगे कि कुछ स्कूल्स तो बहुत कम सैलरी देते हैं, तो वो योग्यता के हिसाब से सैलरी देते हैं, उन्हें योग्य टीचर चाहिए ही नहीं, वो तो ढूंढ ही ऐसे लोगों को काम चलाने की व्यवस्था, वो तो उनकी काम जगह चलाने की व्यवस्था के लिए कि 3,000 में कोई टाइम पास टीचर मिल जाए। लेकिन अगर आप में काबिलियत है तो उसी स्कूल के बच्चे कहीं ट्यूशन पढ़ने जरूर जाते होंगे। सर हम जो है नाम नहीं बताएंगे, पर ये है कि आपको भी पता और हमें पता और विद्यार्थियों को कुछ को पता होगा। सर एक स्कूल के बारे में बात हो रही थी तो पता चला वहाँ पर जो फिजिक्स पढ़ाता है 12th क्लास को, उसकी सैलरी सर 6 लाख 7 लाख रुपए जो है वो सैलरी है सर है, ऐसे ही सैलरी है। अब और आप बड़े एक चीज समझिए, वो बड़े स्कूल जहाँ बहुत ज़्यादा फीस ली जाती है, इसलिए ली जाती है कि हमारे यहाँ ये टीचर है, जैसे आप कह रहे थे कि आईआईटी से निकला हुआ टीचर हमारे पास सर है। मैं मेरे बेटे का एक प्ले स्कूल में एडमिशन कराने जाता हूँ, तो उनकी जो मैनेजमेंट है वो मुझे बताता है कि हमारे जो एजुकेटर्स हैं ये फलाने कॉलेज से एनटीटी करके आए हुए हैं, इनके पास एलिमेंट्री चाइल्डहुड की जो नॉलेज है वो है। और अब जहाँ मैं एज ए पेरेंट 11-12 हज़ार हम फीस पे कर रहे हैं, तो आप वहाँ के टीचर्स का स्टैंडर्ड समझ सकते हैं, वहाँ के टीचर्स का मतलब देखो, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा आपकी भी कल को जॉब लगेगी, आप संपन्न होते हैं, तो सबसे पहले जो माता पिता खर्च करना चाहते हैं शिक्षा पे खर्च करना चाहते हैं। और जब देश शिक्षा पर खर्च करना चाहता है तो शिक्षक क्यों पीछे हट रहे हैं? भाई हम एक तरीके से, वो तो सर जमाना है नहीं कि शिक्षक शाम में दान से काम चलाते थे, क्योंकि पूरी तरीके से अब पूरा इकोनॉमिक्स बेस्ड सिस्टम है, आप एक हाथ से लेते हैं दूसरे हाथ से खर्च करते हैं, तभी देश चल रहा है। तो अब ये बिल्कुल ना सोचे कि मुझे तो सरकारी नौकरी करनी है। बीएड या कोई भी आईटीईपी प्रोग्राम आप इस इरादे से करें कि मुझे एक कल को बेहतर शिक्षक बनना है, जिसको जाते ही समाज में सब हाथों हाथ ले। सही बात है। सर एक और इसमें मेरा प्रश्न जो है वो उठता है, हमने बहुत सारी बात की, एक इस पर कंक्लूड करते हुए एक और मुझे एक क्वेश्चन बनता है कि जब हम एलिजिबिलिटी को लेकर के देखते हैं, एलिजिबिलिटी नहीं, जब हम गाइडलाइन पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ टीचर की एलिजिबिलिटी पर बात की जा रही है कि 2030 के बाद शिक्षक बनने के लिए आईटीईपी ही एकमात्र एलिजिबिलिटी रहेगी। ये सेंटेंस जो है वो इंग्लिश में ले लें या हिंदी में ले लें, पर ये अर्थ निकलता है। तो इसका मतलब क्या, ये जो बीएड अभी लोग कर रहे हैं, इनको, इनके पास केवल, या कर चुके जो लोग हैं, जो सबसे बड़ा भय भी है, जो सबसे बड़ा डर भी है, और केवल बच्चों का ही नहीं है, बहुत सारे शिक्षकों का भी है ये वाला, तो क्या सर उनके पास केवल यही 5-6 वर्ष है अध्यापक बनने के? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे वर्ष हैं। और बस इसका अर्थ ये निकाला जाए कि 2030 के बाद मिनिमम रिक्वायरमेंट जो टीचर बनने की होगी वो आईटीईपी होगी। मैक्सिमम हो सकता है उसमें कुछ भी कर दें, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आईटीईपी है, सबसे कम ये तो चाहिए ही होगा। अब उसमें कह दे कि चलो आईटीईपी नहीं है तो बीएड चल जाएगा, बीएड नहीं है तो ये चल जाएगा। और जो कर चुके हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, वो तो मैंने बताई, या करके एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा भर्ती परीक्षाओं में ये और जुड़ जाएगा। तो बहुत अच्छे से सर आपने इसको क्लियर किया है। अब मैं बात करता हूँ आईटीईपी को लेकर के, 4 अलग अलग जो स्तर हैं बच्चों के, जो 4 अलग अलग स्तर हैं, 5+3+3+4 वाला जो स्तर है, उसके आधार पर हम अभी तक की पुरानी व्यवस्था के आधार पर हम एक पीआरटी एग्ज़ाम होता है, फिर टीजीटी है, फिर पीजीटी है, तो आगे जब एक ही एग्ज़ाम हो जाएगा उसके आधार पर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ये वैकेंसी तो फिर एक तरह से ख़त्म ही हो जाएगी। शिक्षक बनने के लिए क्या एक ही वैकेंसी निकलेगी? सर शिक्षक बनने के लिए जो आगे भर्तियां निकलेंगी उसी के लिए 2030 दिया गया है कि 2030 में क्या होगा। जैसे आपने वैकेंसी निकली कहीं पर फाउंडेशन स्टेज के लिए कि फाउंडेशन स्टेज के टीचर्स हायर किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर डाल देंगे आईटीईपी फाउंडेशन स्टेज वाले अप्लाई करें। लेकिन या करके उसमें मौका दे देंगे
कुछ समय के लिए, मुझे नहीं लगता बहुत लंबा वो समय होगा, क्योंकि नाम ही बदल रहे हैं, स्टेज ही बदल रही है, उसमें या करके डाल देंगे कि जिन्होंने एनटीटी किया हुआ है, मतलब जो नर्सरी के लिए जिन्होंने किया था उन्हें भी ले लिया, क्योंकि वो नर्सरी टू सेकंड क्लास है, और उसमें या करके डाल देंगे जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है। तो फाउंडेशन में इन तीनों लोगों से मंगवा लेंगे, और ये भी कुछ समय की व्यवस्था है। बाद में तो क्योंकि मैंने आपको बताया एनटीटी खत्म हो जाएगी, बीएड खत्म हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म कर देंगे, ये कि डीएलएड खत्म कर देंगे फाउंडेशन स्टेज के लिए, ग्रेजुएशन के बाद ही होगा। 2 साल का भी किसी को प्रोग्राम करना है तो ग्रेजुएशन के बाद करना है। एनईपी में क्लियर है, 4 साल का कीजिए 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का कीजिए, और मास्टर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का कीजिए, और ये बताकर कीजिए कि आप किस स्टेज के लिए कर रहे हैं। विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए भी बहुत आसान भाषा में सर ने क्लियर कर ही दिया है, पर हम YouTube के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम आपको समझाने के लिए वीडियो सर बना सिर्फ रहे हैं। इनको नहीं, इनके माता पिता को इनके भी, माता अगर पिता कोई को भी। किसी के कोई ऐसे अभिभावक हैं जिनके मतलब बच्चे अभी 11th में है, 10th में है, 12th में है, और वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे कल को शिक्षक बने, तो क्या रास्ता चुने। लड़कियों को लेकर खासकर पेरेंट्स को काफी ये होता है सपना कि बेटी तो टीचर बनाएंगे, वो सेफ जॉब भी मानी जाती है, सेफ हर तरह जॉब से। भी है, और सर नारी से जो है उस चीज को जोड़कर भी देखा जाता है, तो कि नारी जितना बेहतर सिखा सकती है, शायद पुरुषों में वो कहा भी क्षमता जाता नहीं है सर, मैं सिखाने आपको की। बताता हूँ, संस्कृत की पंक्ति भी है कि माता निर्मात्री भवती। अगर निर्माण करने का सामर्थ्य प्रकृति ने किसी को दिया है तो वो माँ है, उससे अच्छा निर्माण कोई नहीं कर सकता, जो 9 महीने गर्भ में बच्चे को रख करके लेती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के उन लिए सभी है, लोगों सब के लिए लोग है। इससे समझ सकते हैं। तो बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है कि अब क्या होगा, हमारा क्या होगा। जिन लोगों ने बीएड कर लिया है उनके लिए रास्ते रहेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब कोई परिवर्तन होता है सर, जैसे बदलाव होता है, बदलाव जब भी कोई होता है तो थोड़ी छेड़खानी तो जो है वो एक ठहरे पानी में पत्थर फेंका जाता है, तो होंगे किनारों पर कंफ्यूजन जो भी है आएंगे, चीजें क्लियर होंगी धीरे धीरे। वो पानी का जो बहाव है वो किनारों पर टक्कर मारता ही है, ये तो होता ही है। एक बात और आप लोगों के लिए जानकारी भी है, और सर जैसे हम लोग देखते थे कि किसी को इंजीनियर बनना है तो वो बीटेक करता था, या डॉक्टर बनना है इसके लिए अलग अलग कोर्स है। शिक्षक बनने के लिए इस तरह से एक बिल्कुल अलग शुरू से ही इस चीज की कमी रही है। तो अब एक विधिवत Confusion भी रही है सर। कंफ्यूजन भी रहा है, confusion भी और रहा है। इसमें क्या है कि जैसे बीएड को लेकर है, एक कुछ बच्चों को ये लगता है कि बीएड, क्योंकि बीएड में हम बच्चे को तैयार करते हैं सेकेंडरी स्टेज पर पढ़ाने के लिए, तो कि बीएड वाला छात्र प्राइमरी स्टेज पर क्यों नहीं पढ़ा सकता। तो देख, और उसके लिए बच्चे उदाहरण देते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएशन से बड़ी डिग्री होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन से बड़ी डिग्री पीएचडी है, तो जहाँ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है वहाँ पीएचडी भी कर सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकता है, तो बीएड क्यों नहीं कर सकता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा एक चीज़, कि ये एक तरीके की टेक्निकल डिग्री है, ये कंटिन्यूएशन कोर्स नहीं है कि डीएलएड करने के बाद ही आपने बीएड किया है तो जहाँ डीएलएड अप्लाई करेगा बीएड भी अप्लाई कर देगा। वो उस केस में होता है जहाँ वो करने के बाद आप वहाँ पहुँचते हैं। इसमें ऐसा नहीं है किसी को पहले 5वीं तक पढ़ाना सिखाया जाता है, फिर 6ठी के बाद का पढ़ाना सिखाया जाता है। इसमें जब आप घुसते हैं प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में, टीचिंग प्रोग्राम में, तो आप उस स्टेज के छात्रों को पढ़ाने के लिए क्या साइंटिफिक अप्रोच होगी उस पर काम करते हैं, और उसी चीज़ की ट्रेनिंग भी लेते हैं। जैसे मैं मान लिया कल को जाऊं और मैं एग्ज़ाम दूं कि मुझे डॉक्टर की डिग्री लेनी है, और मैं आँखों के डॉक्टर की डिग्री ले लूं, और पता चलेगी कल को आँखों के डॉक्टरों की इतनी डिमांड नहीं है, तो मैं कहने लगूँ कि कान का भी मैं इलाज कर दूंगा, सेम ही तो डिग्री है, सेम ही लेवल पर तो है। देखो, टेक्निकल डिग्री है एक तरीके से, आप खुद को कम मत समझिए। आप एक तरीके के डॉक्टर हैं जिन्हें हायर किया जा रहा है, बस आप शायद यूज़ नहीं कर रहे अपनी उन पावर्स को, उन कैपेबिलिटीज़ को, लेकिन अगर ढंग से यूज़ किया जाए ना सर, तो देश की व्यवस्था ही बदल सकती है पूरी, अगर हम बच्चों पर साइंटिफिक अप्रोच लगाकर पढ़ाना शुरू कर देते। इसमें केवल विद्यार्थियों का तो जो है, पर सरकारों की व्यवस्थाओं की बड़ी समस्या है, व्यवस्था सर, बल्कि उन्हीं की समस्या ज्यादा मुझे उन्हीं ने, सबसे बड़ी चीज वही है, वो कंफ्यूजन ही क्रिएट उन्होंने किया। कुछ समय के लिए जब उन्हें टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, पहले तो एकदम से याद आता है कि हायरिंग करनी है, फिर जब टीचर्स नहीं मिल रहे हैं तो चलो वैकल्पिक व्यवस्था बना दी कि बीएड वालों को भी अप्लाई करवा दो।
तब ये दिक्कतें आती हैं, तब वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, फिर लोग बीएड कर कर प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो वो तो जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसे वो अनिवार्य व्यवस्था के रूप में स्वीकार करने लगते हैं। हाँ कि और ऐसा यही ही बड़ा होना निर्णय चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को तो सर एक कट ऑफ स्टेज तो डालनी पड़ेगी ना, कि अब ये और नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो राइट टू एजुकेशन के तहत हम शिक्षा की गुणवत्ता पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। तो सर हमने बहुत सारी चीज़ों पर बात की, अब एक बात इस पर बात करते हैं कि आईटीईपी में जो बच्चों की 4 स्टेजेस हैं, तो जिसको 12वीं के बाद प्राइमरी स्टेज पर जाना है उसको वो ऑप्ट करना पड़ेगा, जिसको पीजीटी बनना है वो कैसे ऑप्ट करना पड़ेगा, ये व्यवस्था कैसे है सर 4 स्टेज वाली? ऐसे है जैसे सर मैं वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर किसी और का उदाहरण लेकर इसे समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे सीईटी यूजी है, जिसमें हम 12वीं के बाद बच्चा समझ भी पा रहा होगा, 12वीं वाला बच्चा इन चीज़ों को समझता भी है, सीईटी यूजी। और जो 12वीं के बाद नहीं है, थोड़े उम्र दराज हैं, वो सीईटी यूजी से परिचित नहीं है, तो उनके लिए हम उदाहरण ले लेते हैं जो आईआईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जेईई मेंस। हाँ जेईई मेंस जो होता है, तो आप एग्ज़ाम देते हो, आपका स्कोर कार्ड आ जाता है, आप यूनिवर्सिटी के पास जाते हो कि जैसे आपको करनी है मैकेनिकल बीटेक में, तो बीटेक में मैकेनिकल अगर फलाने कॉलेज के पास नहीं होगा तो मना कर देगा कि हम तो ऑफर ही नहीं करते हैं, आप दूसरे कॉलेज के पास जाइए। हाँ, हम तो सिविल पढ़ाते हैं। हाँ, या ये 10 कॉलेज हैं जिन 4 में वो चीज़ होगी, आप वहाँ अपना स्कोर कार्ड लगाकर काउंसलिंग में बैठोगे। सीईटी यूजी वाले ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने बीए आपको करनी है हिस्ट्री में और आप डाल रहे हो आईआईटी, तो आईआईटी नहीं करा रहा है हिस्ट्री में, आपको फिर जाना पड़ेगा पंजाब यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आप अपने स्कोर कार्ड को लेकर अपनी इच्छा के अनुसार वो स्टेज की सीट जहाँ पर होगी आप वहाँ अप्लाई करोगे। तो हर जो आप अभी के लिए मैं अगर बताऊँ आईटीईपी की लगभग 6600 सीट्स हैं, जिसमें 6100 सीट्स हैं, तो उसमें बताया गया है कि किस कॉलेज में किस स्टेज की सीट्स हैं, किस कोर्स की सीट हैं, ग्रेजुएशन में क्या आप पढ़ रहे होंगे और स्टेज कौन सी आप ले सकते हैं। तो वो आप जाकर पूरा पहला तो अपना एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम देने के बाद आप अपने कॉलेज की लिस्ट मतलब सेलेक्ट कर लीजिए कि भाई मुझे जो है मुझे तो फाउंडेशन स्टेज के लिए पढ़ाना है, फाउंडेशन स्टेज करवा रहे हैं मान लिया 4 कॉलेज, उन चारों में अपना स्कोर कार्ड लगाइए, लेकिन आप सेकंड ऑप्शन भी तैयार रखिए कि शायद अगर आपको उन 4 कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है और कोई कॉलेज जो है वो प्रिपरेटरी स्टेज के लिए करवा रहा है या मिडिल के लिए करवा रहा है, तो आप मिडिल वाले में जाइए। तो आपकी चॉइस है, वो किसी की चॉइस है कि मुझे तो आईआईटी से ही करना है, स्टेज कोई सी भी मिल जाए, तो आप उस हिसाब से अप्लाई कीजिए। विद्यार्थी आप लोगों के लिए थोड़ी सी जानकारी ये दे देते हैं कि हमारा जैसे कि हमने बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर 5+3+3+4 वाला जो फॉर्मूला है, तो उसके लिए टीचर्स बनाने के लिए भी वही फॉर्मूला है। जो पहली स्टेज है प्री प्रिपरेटरी स्टेज है, जो पहले 5 साल के लिए अध्यापक बनना चाहता है, जैसे पहले पीआरटी होता था, पीआरटी तो 5वीं कक्षा तक के लिए है, उसके लिए अध्यापक बनने के लिए भी आपको ये चुनना पड़ेगा कि मुझे केवल पहले 5 साल के लिए मुझे अध्यापक बनना है, फिर अगले 3 साल के लिए मुझे अध्यापक बनना है, फिर अगले 3 साल के लिए अध्यापक बनना है, और उसके बाद जो है 9, 10, 11, 12 के लिए अध्यापक बनना है। तो वहाँ आप लोगों को अपनी स्टेज चुननी होगी। ये कैसे डिसाइड होगा कि आपको क्या बनना है, ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है। और सर इस पर थोड़ा सा और हम चर्चा करेंगे कि इंटरेस्ट भी और क्या ऐसे जॉब फैक्ट अपॉर्चुनिटीज है, जॉब अपॉर्चुनिटी, सब्जेक्ट आप क्या चुन रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। आपको सारे फैक्टर्स माइंड में रखने पड़ेंगे। जैसे एक सर नॉर्मल जब हम बीटेक में कोई ट्रेड चुनते हैं कि मुझे सिविल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, तो हम सिर्फ अपने इंटरेस्ट नहीं देखते हैं, वो भी एक पॉइंट है, लेकिन एक हम ये भी देखते हैं फ्यूचर किस चीज़ में ज़्यादा वो है, कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा जॉब्स आगे होंगी, तो हम वो भी चुनते हैं कि हमें क्या चुनना है। सेकंड पॉइंट ये भी है कि चुनना तो बच्चों को ही पड़ेगा सर, और वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से वो अपना डिसीजन लेंगे। तो अपना डिसीजन लीजिए। फाउंडेशन पहले 5, उसके बाद प्रिपरेटरी 3 अगले 3 साल के लिए, यानी तीसरी, चौथी, 5वीं के लिए, 6ठी, 7वीं, 8वीं के लिए मिडिल चुनिएगा,
आप 9, 10th, 11th, 12th पढ़ाना चाहते हैं तो आपको सेकेंडरी स्टेज चुननी पड़ेगी। सर ये कब चुनना होगा? जब एंट्रेंस एग्ज़ाम जो इसके लिए ITEP के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो नेशनल कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उस समय चुनना होगा, या उस एग्ज़ाम के बाद विश्वविद्यालय में जाकर के जब कोर्स में एडमिशन ले रहे होंगे तब चुनना होगा? सर ये पहले ही चुनना पड़ेगा बच्चों को, और इसमें क्या है, इन्हें अपने सब्जेक्ट भी पहले ही चुनने पड़ेंगे। तो अब हम आ जाते हैं NCERT वाले पॉइंट पर आ जाते हैं थोड़ा सा कि वहाँ क्या हो रहा है। हाँ, एक आप लोगों को ITEP के लिए ये जो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराया जा रहा है, इसके लिए 13 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक फॉर्म भरने की भी डेट है। तो जो विद्यार्थी अध्यापक बनना चाहते हैं 12th के बाद इस फॉर्म को भरिएगा, और इसके बारे में आप लोगों के जो प्रश्न हैं उन पर हम लोग बात कर लेते हैं। सर NCET जो एग्ज़ाम लाया गया है, ये पूरी प्रवेश प्रक्रिया एक बार बता दीजिए कि ITEP में प्रवेश करने के लिए तो ये शुरुआत से क्या प्रक्रिया है? छात्र समझ ही गए कि ITEP क्या 4 साल का प्रोग्राम है जिसमें आपको ड्यूअल उसमें डिग्री प्रवेश की मिलेगी। प्रक्रिया, उसमें प्रवेश। मैं वही संक्षेप में बताते हुए कि ड्यूअल डिग्री मिलेगी कि BSc BCom या BA प्लस आपकी B.Ed वाली डिग्री आपको मिल जाएगी। ये 2 चीज़ें मिल जाएंगी। अब इन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट है उसका नाम है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उसमें अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12वीं प्लस बच्चा होना चाहिए, मतलब 12वीं पास बच्चा होना चाहिए, मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए उसके। इसमें छूट यूनिवर्सिटी की इच्छा पर डिपेंड करेगा, वो कितनी छूट देना चाहते हैं उसमें। मतलब कोई हो सकता है SC कैटेगरी को या OBC कैटेगरी को रिजर्वेशन के आधार पर कोई छूट देना चाहे तो वो दे सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। उसका आपके फॉर्म भरने से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके 50 से कम है भर दीजिए, बस एक बार देख लीजिए क्या कोई ऐसा कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है जो 50% से कम वालों को एंट्री दे रहा है। लेकिन थोड़ा भविष्य में सावधान रहिएगा, क्योंकि आगे फिर जब कोई जॉब का नोटिफिकेशन आएगा 50% वाला पॉइंट उसमें भी डला होगा। तो ये एक चीज़ देखने वाली है। तो एलिजिबिलिटी इसकी 50% हो गया है। हाँ, ये हो गया। तो एलिजिबिलिटी 50% हो गई। बस यही 2 शर्तें हैं सर। उम्र की भी कोई सीमा नहीं है। हाँ, कोई सीमा नहीं। किसी भी कम से कम और अधिक से अधिक किसी भी उम्र का व्यक्ति जो है इसमें एनरोल कर सकता है, टेस्ट दे सकता है। अब टेस्ट में क्या है, टेस्ट का स्ट्रक्चर रखा गया है। एक तो आपको 2 भाषाएं चुननी पड़ेंगी, क्योंकि एक शिक्षक का काम सर भाषा से रिलेटेड होता है, तो 2 भाषाएं भी चुननी पड़ेंगी। 4 सेक्शन जो बनाए गए हैं, पहले सेक्शन भाषा का सेक्शन, भाषा का सेक्शन है, 2 लैंग्वेज हैं। उसमें चॉइस बहुत सारी भाषाओं की है, लगभग शायद 36 भाषाएं हैं। वो मुझे एग्जैक्ट नंबर तो ध्यान नहीं, लेकिन बहुत सारी भाषाएं हैं। एग्जाम भी जो होगा, अगर बच्चा जानना चाहे किस भाषा में होगा, तो इंग्लिश प्लस एक और लैंग्वेज आप चुन सकते हो। आपको 2 भाषाओं में पेपर दिख सकता है, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश गुजराती, इंग्लिश मलयालम हो सकता है, इंग्लिश कन्नड़ हो सकता है, वो आपकी इच्छा। इसमें शायद 13 चॉइसेस हैं। 13 चॉइसेस हैं। इसमें लैंग्वेज पेपर किस भाषा में दिखेगा, आपको प्रश्न जो है उसकी भाषा क्या होगी, उसमें 13 चॉइस है, कोई भी आप चुन सकते हैं। इंग्लिश के साथ आप कोई भी चॉइस रख सकते हैं। लेकिन जो मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जिसका टेस्ट होगा, वो 2 लैंग्वेज आपको, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको चुननी पड़ेंगी। उसमें आपका टेस्ट होगा, और ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, दोनों सेम नहीं हो सकती। एक इसमें पार्ट ऐड हो गया सर टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड जो बच्चे नए हैं, बेसिक्स जो टीचर रिलेटेड बेसिक एक आइडियोलॉजी होती है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्लास में एक बच्चा है, उसे पढ़ाना क्या बेहतर रहेगा, ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी, या क्या सही रहेगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। और जिसका आपको ये समझ में नहीं आएगा ये क्यों है। हाँ, ये हम कह भी रहे थे कि एंट्रेंस, ये हमारा पॉइंट है कि एंट्रेंस एग्जाम में जो बच्चा 12th करके आया है उसको इससे क्यों प्रश्न पूछा जा रहा है, उसे तो इससे कोई बहुत ज़्यादा जानकारी होनी भी नहीं चाहिए अभी। अगर मैं बात करूं इस चीज़ की कि भाई इसके बाद क्या पार्ट होगा टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद आपको 3 सब्जेक्ट चुनने पड़ेंगे। उसमें 26 सब्जेक्ट हैं। तो सर ये जो 3 विषय चुनने की बात है, इन 3 विषयों को लेकर के एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। मैं इसके 2 पक्ष पर बात करूंगा। नियम जो है वो नियम, और उसका फिर एप्लीकेशन जो धरातल पर हो रहा है उसकी बात करेंगे। पहले नियम पर आते हैं। जैसा आपने बताया कि एक विद्यार्थी को 26 विषय में से कोई भी 3 विषय चुनने होंगे। यहाँ मैं एक विद्यार्थी की तरफ से पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा समझने का भी प्रयास करूँगा आपसे
कि पहले जैसे था कि किसी को बीएससी करनी है तो उसे साइंस के सब्जेक्ट चुनने थे, उसके सामने वही जो 3-4 सब्जेक्ट हैं उनमें से उसे कोई सब्जेक्ट चुनना है, या 5-6 उसके जो सब सब्जेक्ट भी और जोड़ लें तो किसी को कॉमर्स में जाना है तो उसे जो है अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट चुनने होंगे, या सामान्य बीए करना है तो उसे आर्ट्स वाले सब्जेक्ट चुनने होंगे। यहाँ तो सर ये दायरा रखा ही नहीं है, यहाँ आप लोगों को कह दिया है कि भाई ये 26 विषय हैं और इन 26 विषय में से आप लोगों को कोई भी 3 विषय चुनने हैं। सर ये है, और ये पायलट प्रोजेक्ट हमने शुरू में भी कहा था कि एक पायलट प्रोजेक्ट है, पायलट को भी ट्रेनिंग दी जा रही है और इसमें अभी और सुधार होंगे। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि जैसे आपको सर करना है बीए संस्कृत विषय में, ये उदाहरण के तौर पर मैं इसे उठा लेता हूँ, तो अगर कोई छात्र, अगर मैं आपसे एक अध्यापक के तौर पे पूछूं, कोई छात्र आज बीए करना चाहता है, एक सब्जेक्ट उसका संस्कृत है, तो बाकी 2-3 सब्जेक्ट चॉइस लेनी होती है बीए में, क्योंकि ये आईटीईपी में ऑनर्स डिग्री नहीं मिल रही है किसी चीज़ की, कि मैं हिस्ट्री ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी, आपको सामान्य बीए की डिग्री मिलेगी, सामान्य बीएससी की डिग्री मिलेगी, फिजिक्स ऑनर्स की डिग्री नहीं मिल रही होगी। तो जो व्यक्ति मान लिया बीए कर रहा है सर, वो क्या क्या विषय लेगा संस्कृत के अलावा? तो उसे आर्ट्स वाले ही सब्जेक्ट चुनने पड़ेंगे, जो अपने सामान्य जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं। कोई भी विषय चुन सकता है, हिस्ट्री चुन सकता है, इंग्लिश चुन सकता है, या योग चुन सकता है, दर्शन चुन सकता है, फिलोसफी, जो भी आर्ट्स वाले वही सब्जेक्ट चॉइस है सर 26 में, कि आपको जैसे जो है संस्कृत, योगा का भी उसमें ऑप्शन है, और एक ऑप्शन आप उसमें डाल सकते हैं, हिस्ट्री डाल सकते हैं, और आप सब्जेक्ट वही चुनेंगे जो आपके पास 12th में थे, जिससे कि आपका स्कोर भी अच्छा है, आपको सीट भी मिल जाए। और इसमें सर उससे भी पहले ये देखना होगा कि मुझे कहाँ से करना है आईटीपी। हाँ, वहाँ वो सब्जेक्ट है भी या नहीं है, वो सब्जेक्ट हैं भी या नहीं है बस। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन वो अभी भी बना हुआ है सर, जो आपने कहा कि क्या वही विषय मुझे मेरी बीए में भी जाकर मिलेंगे जो मैं यहाँ जिनका टेस्ट दे रहा हूँ, तो वैसा मुझे नहीं लगता है कि वैसा होगा, और उतना रिफाइंड सिस्टम बनाया गया है। एक नियम डाला गया है सर, ये जैसे कोई विद्यार्थी अभी जाकर के चुन लेता है कि मुझे बीएससी करनी है, और बीएससी के लिए उसने अपने 3 विषय चुने, वो कोई भी विषय उसने चुने, उसके पास 1 महीने का समय दिया गया है, कि 1 या 2 महीने जो भी समय दिया गया है कि वो चेंज कर सकता है विषय को। नहीं, विषय को फिर भी चेंज कर सकता है सर। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो विषय उसने ले लिए, क्या उसे बाध्य किया जाएगा कि यही पढ़ने भी पड़ेंगे बीएससी में? वो इस सिस्टम को बहुत गलत बना देगा, क्योंकि जबकि ये सिस्टम लाया इसलिए गया था, पता चला कि कोई बच्चे ने 3 सब्जेक्ट ऐसे चुन लिए कि वो किसी यूनिवर्सिटी में है ही नहीं, वो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। हम जैसे एक कॉम्बिनेशन पर बात कर रहे थे कि एक केमिस्ट्री चुन लिया है, हाँ। एक हिस्ट्री चुन लिया है, और एक चुन लिया है कि अकाउंट्स पढ़ना है। तीनों सब्जेक्ट ऐसे हो गए हैं जो एक सब्जेक्ट बीएससी वाला, एक बीकॉम वाला, एक बीए वाला हो गया है। हाँ, तो बच्चा अपने एंट्रेंस टेस्ट से पहले वो जिस जगह एडमिशन लेना चाहता है, वहाँ के एक बार एडमिशन रूल्स को जरूर पढ़े। हाँ, इसमें अभी एक लूप होल है। हाँ। और इस लूप होल्स को आप जो है वो दरकिनार करते हुए अभी की व्यवस्था ये बनाइएगा कि जाकर के जिस विश्वविद्यालय या फिर जिस कॉलेज से आपको जैसे करना आपको है, आईआईटी से करना है और आईआईटी ऑफर कर रहा है बीएससी, तो आप जाकर चुनिए बीएससी में वो किस किस सब्जेक्ट की चॉइस दे रहे वो हैं। दिया हुआ है नीचे। हाँ, वो दिया हुआ है, और आप जो है उन्हें चुन लीजिए। अभी के लिए सबसे सिंपल तरीका ये है। जब तो तक इसमें बाद में तो सर इसमें ये होने लगेगा मेरे हिसाब से कि आप जो चॉइस ऑफ कॉलेज ऑफ एडमिशन डाल रहे हैं वो शुरू में ही ली जाने लगे, और उसके हिसाब से फिर आप सब्जेक्ट चुन पाओ, ये चीज होने लगे। या जो बच्चा एंट्रेंस में एग्जाम सब्जेक्ट चुन रहा है उससे कोई फर्क ना पड़े, वो सिर्फ मार्क्स के तौर पे देखा जाएगा। तो वो देखते हैं भविष्य कैसा रहेगा। असल में क्या है, ये लूप होल बना क्यों? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आई थी तो उसमें ये कहा जा रहा था, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने से पहले जो सुझाव मांगे गए थे, तो और देशों में ये व्यवस्था है कि एक बच्चा अगर वो कोई टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहा है लेकिन उसके साथ साथ लैंग्वेज वाला भी सब्जेक्ट भी पढ़ना चाह रहा है, तो वो उसके पास दोनों विकल्प थे। लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ में व्यवस्था है कि एक विश्वविद्यालय में इंग्लिश पढ़ाने वाला भी है, वो बीएससी के सब्जेक्ट पढ़ाने वाला भी है, अकाउंट्स वाला भी है। तो पहले वो व्यवस्था लानी पड़ेगी, उसके बाद ये ऑप्शन देना पड़ेगा। जैसे आपने और मैंने समझ तो लिया कि संस्कृत के साथ बच्चा जो है हिस्ट्री और योगा ले ले, लेकिन
पता चला है ये विषय किसी यूनिवर्सिटी के पास ऑफर में ही नहीं है, ऑफर में ना हो। योगा का टीचर और संस्कृत दोनों के टीचर एक स्कूल में है ही नहीं। पर वो दिया हुआ है, पहले आपको अपना कॉलेज चुनना है और उसके आधार पर ही करना है। ये शुरुआत है, पर आने वाले समय में ये संभव हो पाएगा कि आप बहुत अपने सुंदर भविष्य है, बहुत सुंदर भविष्य है इसका, हम इसे बहुत पॉजिटिव देखते हैं। और जब व्यवस्थाएं बनती हैं दिक्कतें होती हैं, ये होती हैं। नए सिस्टम देखो, नए सिस्टम का आपको मजा चखना है, मलाई चखनी है, क्योंकि इसमें मैं बता देता हूँ आपको बहुत आसानी से इन 6000 सीटों पे भी अवेयरनेस है नहीं। कम से कम 4-5 लाख फॉर्म आने लगेंगे जब अवेयरनेस हो जाएगी सर। आप हाँ नॉर्मल 1 या 2 साल में ऐसा हो जाएगा एक सर। स्टेट के अंदर जब नॉर्मल बीएड की सीट आती है तो सर बीएड एंट्रेंस के लिए 2-2, 3-3, 4-4 लाख फॉर्म आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं। तो ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और उसमें भी आईआईटी है, एनआईटी है, डीयू है और पंजाब यूनिवर्सिटी है और जो रीजनल अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो सारे हैं। फीस बहुत कम होती है सर इनकी, पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत ही बढ़िया है, तो कौन नहीं चाहेगा इनसे पढ़ना। तो एक समय के बाद इनमें बहुत ज़्यादा सीट्स पे फाइट होगी। तो अभी जो व्यक्ति इस चीज़ का लाभ उठा लेगा, तो लाभ उठाने के लिए थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इस लाभ उठाने का अवसर है। हमारी बाकी सब बातें तो होगी, पर धरातल पर स्थिति सर, जैसे मैं किसी से बात कर रहा था अभी, उनका भाई जो है, क्योंकि पिछली बार भी ये हो चुका है टेस्ट, और ये ऑप्शन रखा गया है जो अभी भी है कि आपको 26 में से कोई 3 विषय चुनने हैं। उसने कोई 3 विषय चुन लिए और जहाँ वो पढ़ने गया वहाँ वो 3 विषय वाली समस्या इसके साथ बनी हुई थी। तो पहले कॉलेज ने बोल दिया कि ठीक है चलो कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। बाद में वहाँ टीचर नहीं आ पाया, वो व्यवस्था उसे फिर बाद में विषय बदलना पड़ा। धरातल पर दिक्कतें हैं और इन दिक्कतों पर समय लगेगा ठीक होने में। पर आपको दिक्कत ना हो उसके लिए व्यवस्था यही है कि वो कॉलेज के आधार पर अपने सब्जेक्ट चुन करके जाइएगा, ज्यादा रहेगा। हाँ सेफ खेलना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी कॉलेज के पास भी गाइडलाइन है नहीं, तो आप वो सब्जेक्ट भी चुन सकते हो जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद है। बाद में थोड़ा बहुत कॉलेज 19-20 भी हो जाएगा, आप दूसरे विषय वहाँ जाके चेंज कर सकते हो। 1 साल के बाद चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमारी ग्रेजुएशन वगैरह इन सब चीज़ों में 1 साल के बाद हम सब्जेक्ट्स में कई बार बदलाव कर पाते हैं जो तब तक नहीं पढ़े होते। तो सर हमने जैसे एनसीटी की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर के कुछ प्रश्नों पर भी बात की कि एलिजिबिलिटी को लेकर के बच्चा स्ट्रीम कैसे चुनेगा, वो कॉलेज के आधार पर भी डिसाइड कर ले और अपनी इच्छा के आधार पर भी। बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड का जो डिग्री है वो उसे मिल ही जाएगी वो कॉलेज से जब निकल करके आएगा। और बीच में सबसे बड़ी मुझे इस व्यवस्था की जो सबसे बढ़िया बात लगती है कि सर ये एग्जिट कभी भी कर सकता है। सर एग्जिट पहले भी कर सकता था बच्चा तो पर वो बेकार हो जाता एग्जिट था। को कोई मानता नहीं था। हाँ। बात ये है कि आप किसी को ये कहते हैं कि मैंने 2 साल की बीकॉम की हुई है, तो आपका एग्जिट खराब नहीं अब आपका जाएगा। एग्जिट खराब नहीं जाएगा। लेकिन सर इसमें फिर वही है कि इस चीज़ को समझने वाले इंस्टीट्यूशंस भी बने आगे चल के, इस चीज़ के आधार पर जॉब भी हों। मतलब मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ के आधार पर अगर मान लिया मेरे पास 3 एप्लीकेंट आए, एक की बीकॉम 2 साल की, एक की 1 साल की है, तो मैं उस आधार पर फैसला भी कर पाऊँ। तो मतलब इस चीज़ का लाभ क्या है धरातल पर, वो बहुत बड़ी चीज़ है। आप एग्जिट कर गए, आपको यूनिवर्सिटी ने लिख के दे दिया, आपने 2 साल किया है, आपको डिप्लोमा दे दिया, पहले साल का सर्टिफिकेट, 2 साल का डिप्लोमा, 3 साल की डिग्री। मान लिया आपको डिप्लोमा दे दिया, उसका लाभ क्या है? क्या हमारा सिस्टम आगे चल के ऐसी कोई व्यवस्था दे भी रहा है कि 2 साल का पढ़ाई के बाद कोई क्या अपॉर्चुनिटी है? बात ये है। तो एक कागज आपको मिल जाएगा बस। मुझे लगता है परिस्थिति पहले जैसी है, अभी परिस्थिति वैसे ही है। हाँ। और आने वाले 5 7 10 साल जो है यही परिस्थिति रहने और वाली देश है। की जनसंख्या ऐसी है सर कि 3 साल करके डिग्री करे हुए इतने लोग होंगे कि 2 साल वाला उन्हें पीछे छोड़ पाएगा, मुझे नहीं लगता। सही बात है सर, बिल्कुल ये वाला। तो सर एक बहुत अच्छी चर्चा आपके साथ, और मैं जैसा आपका भी मैं तो खुद बहुत फ़ैन हूँ आपका इस बात को लेकर के आसान भाषा में बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलती हैं। विद्यार्थियों, आप सर एक कंक्लूड आपका स्टेटमेंट इसको लेकर के कि बाकी ये जो हमने ये सब तो डिस्कशन कर ही लिया कि ये एक अच्छा स्टेप है और इसमें व्यवस्थाओं में क्या समस्याएं हैं, विद्यार्थियों के सामने क्या समस्याएं हैं, किस तरह से और देखते हैं फाइनली आप इसको? मेरा फाइनल सलाह और इस पूरी स्टेटमेंट का कंक्लूजन ये है कि अगर आपने इस साल 12वीं क्लास पास की है या आपकी उम्र 20-21 साल है, बहुत अधिक उम्र नहीं है, तो बिना कुछ भी सोचे समझे आप
ITEP के लिए NCET का फॉर्म फिल कीजिए अपने सेलेक्ट सब्जेक्ट्स को चुन के कि इन सब्जेक्ट्स में मैं जो है अपनी ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, और किसी बढ़िया कॉलेज से जो है पढ़िए। अगर आपका सपना शिक्षक बनने का है तो बहुत शुरुआती सुनहरा मौका है। जैसे एक समय आया था कि बीटेक के लिए हवा हुआ करती थी सर बीटेक का कहना है कि एक टाइम बहुत ज़्यादा हवा थी और उस टाइम पे उतनी फाइट नहीं थी। तो आप सोच सकते हैं कि जिन इंस्टीट्यूशंस में आज पढ़ने के लिए बच्चों की लाइन लगी हुई है, तब वहाँ कितनी आसानी से एडमिशन हुए होंगे। आसान तो खैर किसी भी दौर में नहीं होता है, आसान तो अभी भी नहीं होगा, आपको फाइट करनी पड़ेगी, एक सीट पे 3-4 बच्चे तो होंगे ही होंगे, लेकिन रिलेटिवली अपेक्षाकृत जो है वो कम आपके लिए फाइट सापेक्ष रूप से देखा जाए तो वो आसान होगा, रिलेटिवली इजी होगा। तो आप लोग कर सकते हैं बिना कुछ भी किसी भी चक्कर में पड़े हुए। ये तो वह सर जो 20-21 साल के छात्र हैं या 12वीं पास कर रहे हैं और जिनका सपना है शिक्षक बनने का, साथ में किसी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री भी लेने का। अब आते हैं उन लोगों पे जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है। आप अपने 2 साल के बीएड में एडमिशन लीजिए। अगर आपकी आयु अधिक है, तो कम आयु है तो फिर से आप जा सकते हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री भी हो जाएगी, ITEP भी हो जाएगा। अगर आपकी आयु अधिक है, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो 2 वर्षीय बीएड कीजिए। कहीं कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई सिस्टम में कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपने उस चीज़ की एलिजिबिलिटी ली है, कैसे आपको एडजस्ट किया जाएगा। बल्कि बीएड वालों को मुझे लगता है कि 2 स्टेज पे ऐड ऑन कर लिया जाएगा सर। 6th 7th 8th में भी उन्हें ऐड कर लिया जाएगा, उन्हें मिडिल वाले में भी, यानी कि जो 9th 10th 11th 12th है उसमें भी ऐड कर लिया जाएगा। तो आप बीएड 2 साल कीजिए, कर रखा है तो बहुत बेहतर है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सब्जेक्ट है, जिस विषय के आप अध्यापक बनना चाहते हैं, उस विषय के मास्टर बनने की शुरुआत कर दीजिए। सर आपने मास्टर की बात की, इसमें एक पॉइंट और जो बहुत अच्छा जुड़ जाएगा। ITEP करने के बाद आज UGC के चेयरमैन का बयान भी था कि 4 वर्ष का किसी ने अगर इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है तो उसके बाद वो सीधा PhD भी कर सकता है, UGC नेट का एग्ज़ाम दे सकता है। तो सर कहाँ, जहाँ पहले ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन 5 साल का समय, फिर उसके बाद ये PhD का अवसर मिल रहा था। तो बहुत सुनहरा मौका है। मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि आप इतनी असीमित संभावनाएं निकल के आएंगी, जो जितनी हम सोच पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, उससे भी कहीं लेकिन उससे कई चीज़ें ऐसी होंगी ना कि जो अचानक से सरप्राइज मिलेंगे। तो वो प्लस बेनिफिट अलग हैं। आपने सर IIT से आपने BSc BEd किया, आप IIT जैसे माहौल में पढ़े, आपको पता चला कि नेट का एग्जाम आप दे पा रहे हो और अब आप PhD भी डायरेक्ट कर पा रहे हो, इसे पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट उनको अवसर भी मिलेगा उसी संस्थान से PhD करने उसी का। संस्थान से PhD करने का। यही तो मैं कहना और चाह सर रहा हूँ एक चीज़ और बड़ी बात है, ये संभावनाएं खुल जाएंगी। जो विदेश में शिक्षकों की बहुत बड़ी मांग है और भारत की तरफ वो आंख उठा करके देखते हैं कि यहाँ से हमारी वो मांग पूरी होगी, तो वो सर जो एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट है उसकी बजाय IIT वाले को सीधा नहीं उठाएंगे सर अभी भी उठाते हैं और अभी भी उठाते ही। मतलब अभी भी हमारे यहाँ के लोग जो हैं बाहर जाकर शिक्षा देते ही हैं, बल्कि कुछ लोग, कुछ देश तो जो है हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू आके हायरिंग भी करते हैं, जैसे भूटान जिसका एक एग्जाम्पल भूटान ने जो है किया था। लेकिन अगर मैं बात करूँ नॉर्मल की, अगर कोई IIT या NIT से या DU से किसी अच्छी जगह से पढ़ के कोई बच्चा ग्रेजुएशन प्लस साथ में अपनी PhD कर लेता है, तो उससे जो चीज़ पहले अचीव करने में सर 30-35 साल तक की उम्र हो जाती थी, अभी मुझे लग रहा है कि 25-26 साल की उम्र तक डॉक्टर आपके नाम के आगे लग जाएगा। बढ़िया बात, बिल्कुल। और आप उस विषय के आप कहाँ जाकर टीचर नहीं बन सकते, आप नहीं समझ पा रहे उस चीज़ को कि 11th 12th को किसी सब्जेक्ट का जब मास्टर पढ़ाता है, मान लिया सर फिजिक्स का टीचर है, केमिस्ट्री का टीचर है, बायो का टीचर है, कंप्यूटर साइंस का टीचर है, योगा का टीचर है, फिजिकल एजुकेशन का टीचर है, योगा में ही अगर आप ITEP कर लेते हैं तो आप एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर बन जाओगे। वो प्रॉपर, वो नहीं जो 6 महीने करके बन जाते हैं, सर्टिफाइड। और उस चीज़ में फिर PhD सर, और उस चीज़ में आप हल्की सी आपकी और पर्सनैलिटी आपकी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि आप IIT NIT से पास आउट होगे, वो क्राउड, वो कल्चर आपको मिलेगा। उसके बाद आप सर कहीं जाकर योगा इंस्ट्रक्टर बनते हो, जिसके पास PhD की डिग्री है, जिसने अपनी ग्रेजुएशन IIT से किया हो। तो वो लोग जो किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में दिन के करोड़ों कमा रहे हैं, आपको क्या नहीं देंगे एक ट्रेनिंग सेशन के लिए। तो बहुत असीमित संभावनाएं हैं।
बस एक चीज पीछे छोड़नी पड़ेगी सर, वो सरकारी नौकरी वाली चीज जो है ना, हाँ, आपको अपने विषय का मास्टर बनना पड़ेगा, मास्टर बनिए भावना, उस चीज की, ऐसा नहीं है भावना। कि सरकारी नौकरी छूट नहीं रही है, लेकिन भावना जो है वो कुछ बड़ा बनने की और कुछ बड़ा सोचने की होगी। तो ये हुआ सर। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम हो रहा है, दूसरी बार ये एग्ज़ाम हो रहा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हो रहा है, इसको लेकर के हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? सर 26 सब्जेक्ट हैं, और ये मैं बड़ी बच्चों को मतलब मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि इन 26 के 26 जो सब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए आए हैं, एक दो को छोड़ दें तो विरले ही कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो हम नहीं हाँ, करवा रहे हो। लगभग सभी सब्जेक्ट हमारे पास मुझे लगता है हमारे पास सारे सब्जेक्ट हैं, और इन सभी 26 सब्जेक्ट में से आप कोई भी 3 चुन लीजिए। आपको उसकी तैयारी करवाने की जिम्मेदारी हमारे डॉक्टर्स की है। सही बात है इसके सर, डॉक्टर्स कहना मेरा इसका टीचर्स की नहीं है, डॉक्टर्स की है। सही बात है। क्योंकि हमारा वो इतना बड़ा एक अम्ब्रेला है कि हमारे पास नेट क्वालिफाइड तो सर बोलना छोटा होगा, पूर्व जेआरएफ और उससे आगे पीएचडी लोग जो हैं वो, पूर्व प्रोफेसर्स तक, हाँ, जो लोग अपनी प्रोफेसर मतलब नौकरी लेके छोड़ के जो, क्योंकि हम यहाँ पर जो है बच्चों को पीएचडी और नेट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी पढ़ा रहे होते हैं, वो लेवल तक हम बच्चों को ले जाते हैं। तो जो आपको आपके सब्जेक्ट के लिए नॉलेज चाहिए 11th-12th क्लास बेसिस पे, क्योंकि इसका पेपर बनेगा, तो जो 3 सब्जेक्ट्स की आपकी जिम्मेदारी, और कोई भी 3, देखो बहुत जगह क्या होगा, आपको जनरल पेपर पढ़ा देंगे, उससे आपकी सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। हम जनरल पेपर प्लस लैंग्वेज प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड ये तो करवा ही रहे होंगे, लेकिन हमारा मेन जो उद्देश्य होगा वो होगा आपके साथ जुड़ के आपको वो 3 सब्जेक्ट तैयार करवाना, और उसको कोई अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है। एक बैच होगा, आप उस बैच में मतलब एडमिशन लीजिए, आपको सभी सब्जेक्ट्स के कोर्सेज मिल जाएंगे। जो 3 आप पढ़ना चाहे पढ़ लीजिएगा, चाहे पढ़ तो 6 भी लो, लेकिन 3 आपके एग्जाम की जरूरत होगी तो कोई 3 आप पढ़ लीजिएगा, अपना एग्जाम देने जाइएगा। ये गारंटी हमारी है कि वो 3 सब्जेक्ट्स के लिए जो आपने नॉलेज ली होगी, कॉलेज में भी अगले 1-2 साल आपको उसकी हेल्प बहुत आराम से मिल जाएगी। बिल्कुल मिलेगी। और फिर जब आपका नेट का एग्जाम होगा, हमारे पास वापस आइए, नेट के लिए भी सर मिलेंगे आपको। आपका एग्ज़ाम होगा जॉब के लिए, तो भी आपको टीचर्स तैयार मिलेंगे कि आईटीपी के बाद सीटेट देना है, तो सीटेट भी, क्योंकि अब हर स्टेज के लिए अनिवार्य हो जाएगा, सीटेट देना है, आइए आप। आपको अपने सब्जेक्ट पर अब वो पकड़ बनानी है, डीप नॉलेज, क्योंकि कॉलेज में सर कई बार पर्सपेक्टिव अलग होता है पढ़ाने का, तो आइए। तो सर हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होगा टीचर्स अड्डा, और फोकस हमारा यही होगा कि आने वाले 3-4 सालों में और क्वालिटी पे फोकस किया जाए। हम अपनी जो है विड्थ भी बढ़ाते चले जाएं, और सब्जेक्ट्स को लेते चले जाएं, और उन सब सब्जेक्ट्स में क्वालिटी आपको अच्छी अप्रोच के साथ, अच्छे एटीट्यूड के साथ दे पाए। वो हम नहीं चाहते कि हम ऐसे छात्रों को डेवलप करें बस जिन्हें एक सरकारी नौकरी लेने की भूख होगी, बस एक सरकारी नौकरी मिल पे जाए, काम करना स्किल पे काम करेंगे आपके साथ मिलके। सरकारी नौकरी आपके लिए एक बाई प्रोडक्ट की तरह रहेगा कि ठीक है एग्जाम दे देंगे, हो जाएगा, लेकिन मेन उद्देश्य हो ही जाएगा, उसमें कुछ वो हो ही जाएगा। अगर आप अपने विषय के मास्टर हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है जॉब लेने और से। सर हमारा रिकॉर्ड भी है कि हमने हर विषय के टॉपर जो हैं दिए हैं, और देते रहेंगे, आगे भी जो है देखें। विद्यार्थियों, एक बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए है कि जब ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इसके कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म लगवाया गया है। इस गूगल फॉर्म को आप भर दीजिएगा अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं और आईटीईपी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या किसी भी और एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो भी आप इस गूगल फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा, ताकि हमारी टीम आपको अप्रोच कर सके और आपके मन में जो भी प्रश्न हो उनका समाधान करते हुए आपकी तैयारी में आगे बढ़ सके। बाकी सर कोई भी प्रश्न जो रहेगा विद्यार्थी कमेंट अब ये फिर आपके लिए पॉडकास्ट ऐसे ही आती रहेंगी, और क्योंकि हमारा काम सिर्फ इस चीज़ के बारे में उलझने दूर करना नहीं है, अवेयरनेस क्रिएट करना भी है, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम चाहते हैं दूर दराज में, देखो शहर वाले बच्चों को सर पता चल जाता है, जो टेक सेवी बच्चा उन्हें पता चल जाता है। इरादा ये है कि कोई ऐसा पिता या माता या कोई छात्र ऐसा वीडियो देख ले जो कहीं फिलहाल गांव में बहुत दूर जहां लाइट ना आई हो, और वहाँ ये वीडियोस तक पहुंच जाए, और वो किसी आईआईटी में एडमिशन ले ले सर, उसका हमारा सौभाग्य हो जाएगा। हमारी इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। तो उद्देश्य यही है कि अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और ये वीडियो उन तक भेजिएगा भी, आप शेयर भी कीजिएगा। जो नीडफुल है, आपके घर पे कोई काम वाली है, उनका बच्चा है, गार्ड है, उनका बच्चा, उन तक शेयर कीजिए कि आप क्यों बड़े कॉलेजेस में सिर्फ जो है नीट और आईआईटी के थ्रू जाना चाहते हैं, जहाँ इतना खर्चा होना है, जहाँ इतने खर्च हैं, सारी चीजें इसके थ्रू जाइए।
दूसरी चीज की ये सीरीज है, ये शुरुआत है। ऐसी आपके जो अब आपके डाउट्स आते रहेंगे उन्हें क्लियर करने के जितना हम प्रयास कर सकेंगे उसे करते रहेंगे। तो बहुत अच्छे मोड पर इस सेशन की जो है वो एंड करते हैं, और एंड नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं इस पूरी सीरीज़ की। आपके मन में कोई प्रश्न हो वीडियो पर जा करके जरूर छोड़ दीजिएगा, और हाँ, इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा नहीं कीजिएगा वो आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा, लेकिन कमेंट जरूर छोड़िएगा। हम आपके प्रश्नों की प्रतीक्षा करेंगे और उनका उत्तर देने का भी भरपूर प्रयास करेंगे। नमस्ते।